बच्चों, जो चालू वर्ष में जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं उनकी जो बाजार कीमत है उस पर हम ज्ञात करते हैं, वो सकल घरेलू उत्पाद होता है और वो होता है मौद्रिक आधार पर। अब यदि हमें इस वर्ष की तुलना पिछले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद है उससे यदि हमें करनी है, तो इस प्रकार से जो सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष में है उसकी जो कीमतें हैं, आप ये जानते हैं कि कीमतें हर वर्ष अधिक बढ़ती हैं, अर्थात मुद्रास्फीति होती रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी हमें क्या होगा, बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से तो हम 2 वर्षों की कभी तुलना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम इस वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से करेंगे तो हमेशा जो हमें सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ा हुआ ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें जो कीमतों में हुआ परिवर्तन है वो शामिल नहीं है। जो हमें घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ है उसमें बढ़ी हुई कीमतें भी शामिल हैं। तो हमें यदि इन दोनों की तुलना करनी है तो हमें कीमतों को क्या रखना होगा, स्थिर रखना होगा, तब जाकर हम पता लगा पाएंगे कि उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, अर्थात सच में देश में विकास हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनको स्थिर रखकर और फिर हम ज्ञात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि हम कहते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात जो चालू कीमतों पर ज्ञात किया जाता है वो तो होता है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, और जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हम कीमतों को स्थिर रखकर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं, तो वो होता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ी हुई कीमतें शामिल नहीं होती, यहाँ पर केवल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है वो शामिल होता है। ठीक है बच्चों, और जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो अनुपात है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक, जो कि हमें ये बताता है कि मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, अर्थात मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, अर्थात कि देश में कितनी मुद्रास्फीति हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देश में होने वाली मुद्रास्फीति के बारे में, कीमतों में परिवर्तन के बारे में भी जान सकते हैं, साथ में 2 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना भी कर सकते हैं। इसीलिए मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, इसको ज्ञात करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यही सारी बातें लिखी हुई हैं। कीमतें परिवर्तित होने पर सकल घरेलू उत्पाद में तुलना करने में क्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। एक वर्ष में कीमतें कुछ और हैं, दूसरे वर्ष में कीमतें कुछ और हैं, तो हम दोनों वर्षों की कीमतें ही हमें ढंग से नहीं पता है, मतलब उन परिवर्तित हो गई हैं, तो हम किस तरीके से उनकी परिवर्तित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे। ठीक है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने में। अतः विभिन्न देशों व विभिन्न समयों में सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े की तुलना करने में चालू बाजार कीमतें नहीं ली जा सकती। इसीलिए यदि हम विभिन्न देशों की तुलना कर रहे हैं या विभिन्न समयों पर तुलना कर रहे हैं तो कभी भी चालू बाजार कीमतों के आधार पर तुलना नहीं करेंगे। तुलना करने के लिए हमेशा स्थिर कीमतें ही ली जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। इसमें वस्तुओं का मूल्यांकन स्थिर कीमतों पर होता है, कभी भी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर तुलना नहीं की जाती। तुलना हमेशा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर की जाती है, जिसमें कीमतों को स्थिर रखा जाता है। जिससे यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है तो यह उत्पादन के परिमाण में ही परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है वो उत्पादन में परिवर्तन दर्शाएगा, कीमतों में परिवर्तन नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कीमतों को तो पहले से ही स्थिर मान लिया है। जबकि यदि हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो उसमें उत्पादन में परिवर्तन तो शामिल होगा ही होगा, साथ में कीमतों में परिवर्तन भी शामिल होगा, लेकिन हमें तुलना किसकी करनी है, देश में होने वाले उत्पादन की। तो इसीलिए हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। ठीक है, जबकि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का क्या है, मूल्य है। मौद्रिक क्या है, जो वर्तमान कीमत है, चालू कीमत है, उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य है। जबकि वास्तविक क्या है, स्थिर कीमतों पर जो देश में होने वाले उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये आपको दोनों में जो भी अंतर है वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद व वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से ज्ञात होता है कि कीमत में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया ना कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसमें तो उत्पादन में परिवर्तन भी होता है और कीमतों में परिवर्तन भी शामिल होता है। लेकिन यदि हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर ले और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर ले, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में केवल उत्पादन में परिवर्तन ही शामिल होता है, कीमतों में परिवर्तन शामिल नहीं होता। तो हमें कीमतों में परिवर्तन देखना है कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मौद्रिक
जो सकल घरेलू उत्पाद हमें ज्ञात हुआ है उसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का भाग देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि सन 2000 में, ठीक है, जो ब्रेड है उसका मूल्य था 10, ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो उत्पादित की जाती थी 100, ठीक है। हमने ब्रेड का मूल्य ले लिया 10, जो क्वांटिटी है वो उत्पादित की जाती थी कितनी, 100। तो इस प्रकार से जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना आया, 1000 पर सन 2000 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2001 की, ईयर लिख देते हैं हम, जैसे याद रहे आपको। ईयर 2001 में क्या होता है, जो ब्रेड की कीमत है वो बढ़कर हो जाती है 15, ठीक है, और जो ब्रेड का उत्पादन है वो बढ़कर हो जाता है 110। अब यदि हम चालू जो कीमत है, ठीक है, 15, उसके आधार पर जब हम सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं 2001 में, तो जीडीपी कितना आता है हमारा 1650। तो आप ये देखोगे कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो जो कितना है 1000 वर्ष 2000 में, और 2001 में बढ़कर कितना हो गया 1650। तो इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद में तो बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हम तो यही मानेंगे ना मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर कि सकल घरेलू उत्पाद में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कीमतों में वृद्धि भी शामिल है। तो ये दोनों चीज़ें तुलना करने योग्य नहीं है। यदि हमको इनकी सच में तुलना करनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो कीमतें हैं उसको स्थिर 10 करनी होगी, जो कि 10 कीमतें 2000 में थी वही यहाँ पर हमें कीमत शामिल करनी होगी। तो इसके आधार पर यदि हम जीडीपी निकालेंगे, कौन सा जीडीपी, रियल, वास्तविक, ठीक है, यहाँ पर हमने मॉनेटरी निकाला था, मौद्रिक था, अब हम वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे तो हम कीमतों को स्थिर रखेंगे जो कि 10 है, और यहाँ पर जो हमारा उत्पादन था वो कितना था 100 था, अब उत्पादन कितना हो गया 110, तो हम 10 गुणा 110 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1100। ये हमारा हो गया वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। अब हम तुलना कर सकते हैं इसके किससे, जो हमारे 2000 में उत्पादन हुआ था। तो 2000 में जो उत्पादन था, कीमतें यहाँ पर भी 10 थी और यहाँ पर भी कीमतें 10 थी, अर्थात कीमतें दोनों में परिवर्तित ही नहीं हुई, समान है। तो अब 1000 से 1100 अर्थात 100 रुपये का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। समझ में आ गया कि तुलना करने के लिए हमें पहले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो कि स्थिर कीमतों पर ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 रुपये का उत्पादन बढ़ा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, 2000 से 2001 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जो हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है, और जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है, इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो हमें परिवर्तन पता चल जाता है कि कीमतों में कितना परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें कीमतों में और उत्पादन में दोनों परिवर्तन शामिल है। इसमें उत्पादन में परिवर्तन शामिल है, कीमतों में परिवर्तन शामिल नहीं है, इसीलिए हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर यही बात हुई है कि कीमतें में आधार वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, उसको ज्ञात करने के लिए हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है चालू वर्ष के मौद्रिक व वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन का परिमाण स्थिर रहता है। इसके माप में अंतर केवल आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमतों में अंतर के कारण होता है। जो चालू वर्ष का जो मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसकी हम यदि गणना करते हैं तो उसमें उत्पादन का परिमाण क्या है, स्थिर है। 1650 में भी उत्पादन वही है, 1100 में भी उत्पादन वही है, लेकिन इसके माप में अंतर क्यों आया है, क्योंकि आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमत में क्या है अंतर। यहाँ पर हमने कीमत क्या ली है 15, यहाँ पर हमने कीमत क्या है 10, तो कीमतों में अंतर की वजह से इन दोनों में अंतर आता है। आ रहा है बच्चों समझ में। मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कीमत सूचकांक कहलाता है। हम यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का यदि हम अनुपात निकालते हैं, इन दोनों का भाग लगाते हैं, तो हमें जो ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, सकल घरेलू उत्पाद अविस्फितक, जो कि हमें ये बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है। इसे सकल घरेलू उत्पाद अविस्फितक भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद अविस्फितक, जिसे हम डिफ्लेटर भी कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मौद्रिक जीडीपी है उसमें हम जो वास्तविक जो जीडीपी हमने अभी ज्ञात किया है स्थिर कीमतों पर, उसका हम भाग लगा देते हैं।
ठीक है, हमने जो मौद्रिक अभी ज्ञात की थी वो हमने ज्ञात की थी 1650, और हमें जो भी वास्तविक जो प्राप्त हुई है स्थिर कीमतों पर वो प्राप्त हुई है 1100। इसमें हम इसका भाग लगाते हैं तो 1.5, तो 1.5 क्या हुई है, गुना, अर्थात 1.5 गुना कीमतों में वृद्धि हुई है। 10 से 15 यही हुई है ना, तो 1.5 गुना कीमतों में वृद्धि हुई है। और इसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो कितनी आ जाती है, 150%। आ रहा है बच्चों समझ में? तो कीमत सूचकांक है ये तरीके से, जो कि हमें बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, जिसे हम जीडीपी अविस्फीतक भी कहते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का भाग दे देते हैं। और यदि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तब हमारा 150% आया है। ठीक है, जीडीपी अविस्फीतक उन वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत की बात करता है जिनके आधार पर जीडीपी की क्या की जाती है, गणना की जाती है। दूसरे शब्दों में मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी के अनुपात से ये ज्ञात होता है कि कीमत में आधार वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। हमें बता रहा है, जैसे यहाँ पर 1.5 गुना वृद्धि हुई है, तो ये दोनों का अनुपात हमें बताता है कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कीमतों में और उत्पादन में दोनों में परिवर्तन शामिल है, इसमें केवल उत्पादन में परिवर्तन शामिल है। तो दोनों के द्वारा हम कीमतों में परिवर्तन कितना हुआ है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रहेगा, जीडीपी अविस्फीतक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, जीडीपी अविस्फीतक निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। अभी हमने लिया ना, मौद्रिक जीडीपी में हम वास्तविक जीडीपी का भाग लगा देते हैं। कभी कभी अविस्फीतक को प्रतिशत के पदों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आप किस तरीके से याद करेंगे, मौद्रिक जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी में हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। हमने एग्जाम्पल भी इसका देख लिया है। इसके बाद आता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अभी हमने क्या देखा, स्थिर कीमतों पर हमने एक वर्ष की जब हमने दूसरे वर्ष से तुलना की है तो हमने कीमतों को स्थिर मान लिया और उसके आधार पर देखा कि कितना परिवर्तन हुआ है। अब जो दूसरी जो विधि है वो होती है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसमें भी हम देखते हैं कि सच में कितना परिवर्तन हुआ है और इसमें भी हम तुलना करने के काम में लेते हैं। पहला जो कीमत सूचकांक था वो जीडीपी अविस्फीतक था, दूसरा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक जिसे हम कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम उसमें कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसको हमने देखा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि उपभोक्ता जो है वो कितनी मात्रा परिवर्तित करता है। देखते हैं हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। यह कीमतों में परिवर्तन मापने की दूसरी विधि है। यह वस्तुओं की दी हुई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं का कीमत सूचकांक है, जिसे प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं काम में ली जाती है, तो हम उसमें एक सैंपल अर्थात एक टोकरी बना देते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो काम में ली जाती है, और उस टोकरी के द्वारा हम देखते हैं कि कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। और इसको हम हमेशा प्रतिशत के रूप में ही यदि व्यक्त किया जाता है, प्रतिनिधि जो वस्तुएं हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हम 2 वर्षों पर विचार करते हैं। एक तो होता है चालू वर्ष और एक होता है आधार वर्ष। इसके अंतर्गत 2 वर्षों पर विचार किया जाता है, जिसमें एक आधार वर्ष होता है और दूसरा चालू वर्ष होता है। हम जो सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक जिसका हमने अध्ययन किया है उसके अंदर हम क्या करते थे, उसमें कीमत है उसको स्थिर रखते थे और उसके आधार पर हम क्या करते थे, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते थे। अब जो कीमत सूचकांक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता है वो उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है और उनकी जो कीमतें परिवर्तित होने पर उपभोक्ता का व्यय बदल जाता है, उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कीमत सूचकांक। तो हम इसमें यहाँ कैसे देखेंगे कि हम मान लेते हैं उपभोक्ता ईयर 2000 की हम यहाँ बात करते हैं। तो उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग करता है, एक तो होता है चावल और एक है कपड़ा। चावल की हम मान लेते हैं उपभोक्ता 90 kg मात्रा का उपभोग करता है और कपड़े की हम मान लेते हैं उपभोक्ता 5 इकाई का उपभोग करता है। ठीक है, अब चावल की जो कीमत है वो है 10 रुपये प्रति किलो और जो कपड़ा है उसकी कीमत है 100 रुपये। तो हम ये देखते हैं ईयर 2000 में चावल और कपड़े इन दो जो वस्तु है उसकी उपभोक्ता की हमने टोकरी बना ली कि उपभोक्ता ये जो प्रतिनिधि वस्तु है उस पर कितना व्यय करता है। तो हम ये देखते हैं 2000 में, वर्ष 2000 में उपभोक्ता चावल पर तो 900 रुपये खर्च करता है और कपड़े पर 500 रुपये खर्च करता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता का जो कुल व्यय है वो कितना हो जाता है, 1400। और ये जो व्यय है उसे हम कह सकते हैं आधार वर्ष का व्यय। समझ में आ गया।
अब हम ये देखते हैं ईयर 2005 की बात करते हैं हम। तो ईयर 2005 में जो कीमतें तो क्या होंगी, बदलेंगी ही बदलेंगी। तो हम ये देखते हैं कि जो चावल है उसकी कीमत बढ़कर हो जाती है 15 रुपये, ठीक है, और जो कपड़ा है उसकी जो कीमत है वो बढ़कर हो जाती है 120 रुपये। अब उपभोक्ता के सामने इनकी कीमत बदल गई है, लेकिन उपभोक्ता जो क्वांटिटी पहले काम लेते हुआ आ रहा था वही क्वांटिटी अभी भी काम में लेता है। अब हम देखते हैं कि उसका व्यय कितना बदल जाता है। तो चावल पर वो पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था, 900 रुपये। अब वो 90 गुणा 15 हम ये करते हैं तो वो करता है 1350 रुपये चावल पर व्यय करता है। और जब हम 120 को 5 से गुणा करते हैं तो 600 रुपये वो अब कपड़े पर व्यय करता है। उसका व्यय चावल पर और कपड़े पर दोनों पर बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो उसका कुल व्यय आता है 1950 रुपये आता है। समझ में आ रहा है। जो आधार वर्ष का व्यय पहले 1400 था, अब चालू वर्ष का व्यय है वो कितना हो गया 1950। किसकी वजह से, जो कीमतें हैं वो परिवर्तित हो गई है। हमने यहाँ परिवर्तित कीमतों के आधार पर व्यय की गणना की है। हम क्या करेंगे, जो आधार वर्ष का व्यय है और चालू वर्ष का व्यय है उसकी तुलना करने के लिए हम चालू वर्ष के व्यय में आधार वर्ष का जो व्यय है उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ उपभोक्ता के द्वारा जो परिमाण है, जो क्वांटिटी काम में ली जा रही थी उसको हमने स्थिर रखा है और कीमतों को क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पर ये लिखा है कि उपभोक्ता के द्वारा लागू वर्ष में किए गए व्यय तथा आधार वर्ष में किए गए व्यय के अनुपात से उपभोक्ता कीमत सूचकांक की गणना की जाती है। कैसे, चालू वर्ष का व्यय में आधार वर्ष का व्यय का भाग लगा के मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1950 क्या है, चालू वर्ष का व्यय, और आधार वर्ष का व्यय क्या है 1400। तो 1950 तो है चालू वर्ष का व्यय और 1400 है आधार वर्ष का व्यय इंटू 100। ठीक है, तो लगभग 139.29, कहने का मतलब है 139.29%, ये प्रतिशत में आएगा, कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये दो विधियां हैं, एक तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक और एक हमने सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक देखा। इनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है चालू वर्ष में, और आधार वर्ष से हम इसके द्वारा तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अनेक वस्तुओं की कीमतें दो समुच्चय में होती हैं। यदि हम कीमतों की बात करें तो कीमतें हैं वो दो रूप में दी जाती है, या तो खुदरा कीमतें होती हैं या फिर हम कह सकते हैं थोक कीमत होती है। जब वस्तुएं बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदी जाती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कच्चा माल खरीदा जा रहा है, वो बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो उसको जो कीमत चुकाई जाती है वो होती है थोक कीमत, जिसे हम होलसेल प्राइस भी कहते हैं। जबकि जो खुदरा कीमत होती है रिटेल, जैसे कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम थोड़ी थोड़ी वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो होती है खुदरा कीमत। आ रहा है बच्चों समझ में। खुदरा कीमत अर्थात रिटेल प्राइस जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है। थोक कीमत क्या होती है, इस कीमत पर बहुमात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होती है तो हम जो कीमत देते हैं वो होती है थोक कीमत, होलसेल प्राइस। ठीक है बच्चों, बहुमात्रा व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का क्रय साधारण उपभोक्ता नहीं करते हैं। जो होलसेल प्राइस है उसमें कौन खरीदता है, जो कि क्या होता है, खुद विक्रेता होता है जो कि वस्तुओं को बेचता है, वो खरीदता है बहुमात्रा में। ठीक है, तो उपभोक्ता तो खरीदते नहीं है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समान थोक कीमत सूचकांक होता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक कीमत सूचकांक PPI भी कहते हैं। जैसे कि हमने अभी उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकाला, उसी प्रकार से एक उत्पादक कीमत सूचकांक होता है। उत्पादक कौन सी कीमत पे खरीदता है, थोक कीमत पे खरीदता है, तो इसे हम थोक कीमत सूचकांक भी कहते हैं, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक कीमत सूचकांक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो थोक कीमत सूचकांक और उत्पादक कीमत सूचकांक भी होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तरह। आगे बच्चों समझ में, उपभोक्ता कीमत सूचकांक में सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक में अंतर हो सकता है। अभी हमने सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक है उसको भी हमने ज्ञात कर लिया, जो भी कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, और हमने कीमत सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक को भी हमने ज्ञात किया, जिससे भी हमें कीमत परिवर्तन का पता चलता है। लेकिन ये जो दोनों विधियां हैं जो कि कीमत में परिवर्तन को ज्ञात करने की विधियां हैं, इन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या क्या है। पहला अंतर है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करते हैं उससे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है।
जो हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था तभी हमने बताया था कि उपभोक्ता की जो प्रतिनिधि वस्तुएं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया उसमें हमने केवल चावल का और कपड़े, केवल 2 ही वस्तुएं ली प्रतिनिधि, जबकि उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं का क्या करता है, उपभोग करता है। तो इसमें जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसमें केवल प्रतिनिधि जो वस्तुएं हैं उसकी बात की जाती है, उस पर जो व्यय होता है उसकी का ही केवल अध्ययन किया जाता है। तो देश में उत्पादित जो सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में सभी ऐसी वस्तुओं और सेवाएं आती हैं। सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में तो हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। तो देश में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं इसके अंदर शामिल की जाती है, लेकिन उपभोक्ता कीमत सूचकांक में हम केवल कौन सी वस्तुएं सेवाएं लेते हैं, जो प्रतिनिधि होती है। ठीक है, तो सारी वस्तुएं सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती है। इसके बाद दूसरा अंतर क्या है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की कीमत शामिल है, अतः इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें भी शामिल हैं। अब उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग करता है वो आवश्यक नहीं है देश में ही बनी हो, आयातित वस्तु भी तो हो सकती है। इसीलिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में आयातित वस्तुओं की कीमतें भी क्या होती है, शामिल, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु उपभोग की जाती है वो देश में भी उत्पादित हो सकती है और या फिर विदेशों से आयात की हुई भी हो सकती है। तो इसीलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में हम जिसकी गणना करते हैं उसका नाम ही क्या है, घरेलू। तो इसमें जो देश की सीमा के अंदर जो उत्पादित वस्तुएं कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें वो शामिल की जाती हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में क्या होता है, आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती, केवल इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की ही बात की जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा इसका अंतर हो गया। जो तीसरा अंतर है वो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक में भार समान रहता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक में भार हमने क्या रखा, समान। जो क्वांटिटी जो काम में ली जा रही है वो पहले आधार वर्ष में भी हमने वही रखी और चालू वर्ष में भी हमने रखी, केवल क्या परिवर्तन किया, कीमतों का परिवर्तन किया। जबकि जो सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार उनमें क्या होता है, अंतर है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में हमने कीमतों को तो स्थिर रखा और उसके भार में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, जिसके आधार पर हम सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है और इसके द्वारा किस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक ज्ञात करते हैं, जो कि हमें कीमतों में होने वाले परिवर्तन को बताता है। और कीमतों में परिवर्तन को मापने की जो दूसरी विधि है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उसका अध्ययन भी हमने किया, उसका फॉर्मूला भी देखा और उसका एग्जाम्पल भी देखा। साथ में सकल घरेलू उत्पाद अभिस्वितक में और उपभोक्ता कीमत सूचकांक में क्या अंतर है उसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, साथ में इसको याद भी करनी है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के बारे में, कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या दर्शाता है कि देश में उत्पादन की मात्रा कितनी बढ़ रही है। उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब देश में आय भी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है तो लोगों का व्यय भी बढ़ रहा है, तो लोगों का व्यय बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो क्या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वास्तव में कल्याण का प्रतीक है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।